खतरा भी मौजूद है। आज वजीर आज़म साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने यही बात की कि हमें कोरोना के साथ रहना है और एक टाइम भी उन्होंने स्पेसिफाई किया। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कोरोना आपके मुल्क से चला गया है और किस हद तक ये आपको जो है असर डाल रहा है। इस पर खैर इस पर बात करते हैं, लेकिन जब मईशत की हमारा बात करें तो यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतें इस वक्त बहुत ही खतरात का से दुचार हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं पंजाब एक्सपोर्ट बोर्ड के और बिजनेसमैन भी हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। आपको आवाज आ रही है? सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब ये बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी हुई, वायलेशन भी होने लगी, ये जो पीरियड है रिकवरी तो इसमें बहुत मुश्किल है, जो नुकसान हो चुका है ताजरों का और इसके साथ साथ दीगर जो बिजनेसमैन हैं, ये नुकसान की में कमी इसको पूरा करने पर ज्यादा हमें फोकस करना है या साथ साथ लोगों को बताना भी है कि एहतियात करें, क्योंकि जब लोगों को आप बहुत ज्यादा इसमें जोर देंगे तो यकीनन जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हद तक नहीं चल पाएगी जो नॉर्मल हालात में चल रही थी। सरदार साहब देखिए, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी कि आप मतलब बड़ा प्रेशर था, अपोजिशन ने भी बहुत इसके ऊपर शोर शराबा किया कि गवर्नमेंट ऐसा जरिए करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा दानिशमंदी से सूरत हाल को देखते हुए ऐसा जरिए हमने लॉकडाउन नहीं किया बल्कि ग्रेजुअली हम लॉकडाउन की तरफ गए। और अभी हम चूंकि बार बार प्राइम मिनिस्टर भी और हम भी हर फोटम पर ये बात कर रहे हैं कि हमारी मैशत इस चीज की मुकम्मल नहीं हो सकती कि हम फौरी तौर पे ये कहें कि जी हमने लॉकडाउन को जून तक लेके जाना है या जुलाई तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा तबका है वो डेली वेजेज वाला है जिसकी इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है। बहुत सारे बिजनेस भी जो है वो जमीन के साथ लग गए। तो हम उस सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन के अंदर आपने देखा कि 14 अप्रैल से गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया कि कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर आ सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप के तौर पे जो अलाइड इंडस्ट्री है विद दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको रिलैक्स किया कि वो लोग भी अपने बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इस चीज का तकाजा हमें करना होगा, एज ए इनिशियल हमें फैसला करना होगा कि प्राइम मिनिस्टर बड़े वरीड है आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जो सोच रहे हैं उसके साथ आम आदमी को भी बड़ी आइटम जाहिर करना होगा कि वो कहीं अपनी जान को या अपने जो उसके बाकी फैमिली मेंबर हैं या उसके जो दूसरे लोग हैं उसके चाहने वाले हैं जिनकी उनको जरूरत है कि उनकी जिंदगी को वो दांव पे लगा दे कि उनके लिए किसी किस्म का वो रिस्क लेके आए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने सबको इसको लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया लेकिन लोग उस चीज की तरफ नहीं जा रहे कि उसमें उनसे ख्याल नहीं कर रहे जितना बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। सरदार साहब, चूंकि आपने अभी कंस्ट्रक्शन शोबे की बात की है तो हुकूमत की जानिब से जो तामीराती शोबे के लिए एक पैकेज दिया गया है वो काफ़ी हमें अहमियत का हामिल नजर आता है और हुकूमत रोजगार के मौके भी इस हवाले से पैदा कर सकती है। आप समझते हैं कि हुकूमत को तामीराती शोबे में जो तलब है उसकी तरफ भी नजर करनी होगी? देखिए बिल्कुल, देखिए तामीरात के शोबे के हवाले से तो एक ट्रिमेंडस पैकेज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और ये पैकेज आपके लिए इसलिए भी बड़ा माइलस्टोन का दर्जा रखता है तो इस वक्त जो दुनिया सारी की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। आपके पास FDI फौरी तौर पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरे मुल्कों से तो बहुत बड़ी लैंडिंग या बारोइंग आपको नहीं मिल सकती, तो होल स्पोर्ट फंड नहीं आ सकेगा। तो कंस्ट्रक्शन वाइड शोबा है कि जिसके चलने से हमारे बहुत सारे बिजनेस चलने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज दिया, अपने वसाइल से अपनी गुंजाइश से बढ़ के पैकेज दिया। अब इसके लिए ये है कि आपने देखिए कि आज भी स्टेट बैंक ने 1% जो मार्कअप रेट है उसको फर्दर रिड्यूस किया है, जो आइंदा आने वाले दिनों में, पहले भी मैंने आपके प्रोग्रामों में ये बात की है कि 2% शायद फर्दर और नीचे आ जाएगा। तो इस वक्त ये जो मार्कअप के नीचे आने से भी लोगों के लिए लैंडिंग और बारोइंग के बहुत अच्छे लिक्विडिटी की पोजीशन हो जाएगी कि लोग पैसा ले सकेंगे, उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे, लिक्विडिटी मार्केट की बेहतर हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह एक मेजर सेक्टर होगा। एक कंसर्न है जो रियल एस्टेट सेक्टर और आप खुद भी माशाल्लाह इस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। कंसर्न ये है कि ठीक है हुकूमत सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछ रही लोगों से जो इसमें हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब खरीदार से पूछा जाएगा तो शायद वो हिचकिचाहट का शिकार हो। अगर ये इंसेंटिव खरीदार को भी दे दिया जाए कि अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम ना पूछी जाए तो फिर यानी डिमांड के साथ सप्लाई और डिमांड दोनों उसमें बैलेंस से कहा जाएगा। देखिए जो महंगे सेक्टर का आप ये देखिए कि हमारी चूंकि इकॉनमी अनफॉर्चुनेटली अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और जब से हमारी गवर्नमेंट ने इसको डॉक्यूमेंटेड बनाने के लिए कैंपेन शुरू की तो बहुत बड़ा पैसा लोगों ने रोक लिया था, लोग इसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे थे।
अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोग आके पैसा लगाएंगे उनसे नहीं पूछा जाएगा, जो सेकंड स्टेप पर इसके ऊपर भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देने को इंशाल्लाह तैयार होगी कि अगर जो फर्दर उसका जो सब्सिक्वेंट दायर है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम इसको भी करने को तैयार है। हम ये समझते हैं कि लोग आए इसके अंदर पैसा लगाएं, तो हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यानी ये तजवीज वफाकी सतह पर आप कह रहे हैं जेर गौर है कि खरीदार से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, ये तजवीज जो है ये टेबल पर है। अच्छा, हम ये समझते बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि इस शोबे के अंदर फादर देते हैं कि हम रिलीफ ला सकेंगे, हम रिलीफ लेके आएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस शोबे की तरफ मोबिलाइज हों, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लगाएं। तो ये छोटी मोटी जो चीजें होंगी, लोग जो हमारे पास तजावीज आएंगी हम इंशाल्लाह उनको वो भी करके देंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव जो तजावीज़ हैं उनको तो कंसिडर किया भी जाना चाहिए। सरदार साहब, तामीराती शोबा मकान तो बनाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो शरह सूद इस वक्त फिक्स हुई है, लोगों का बैंकों से कर्जा लेना आसान होगा या मुश्किल होगा? एक तो ये सवाल, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये करती हूँ कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी तरफ बढ़ाना चाहती है तो इससे आप समझते हैं कि शरह सूद 5 या 6% पर लाना होगी ताकि लोग मकान खरीदने के लिए भी उनके लिए आसानी हो और बैंकों से कर्जे सस्ते रेट्स पे ले सकें? देखिए, हमारे पास जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, जो उसका तकाजा है, वो जो हमारे साथ मुतालबा कर रहे हैं वो तो 4 से 5% की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि आप भी कि ये आज से 2 माह पहले हमारे पास 14% था। जब आप 14% के ऊपर बैंकों के चार्जेस और बैंकों की फी और ये सारी लगा के आप इसको देखते थे तो ये आपको तो 16.5-17% का पड़ता था। तो 16.5-17 या 14-15% का मार्कअप का उन्होंने किसी इंडस्ट्री के लिए बड़ी मुश्किल सूरत होती है, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां थी, हमारे अपने खसारे ऐसे थे कि हम इसको फौरी तौर पर डिसीजन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपने ये देखा कि सारी दुनिया की इकॉनमी जो है वबा की लपेट में आ गई है, सारे मुल्कों में हर जगह पे ये डिसीजन हो रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे ये मुश्किलात थी, लेकिन हम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंटरव्यून किया है सेंट्रल बैंक के साथ। तो ये रेट आपने देखा कि 2% करके अब आज की डेट में ये 8% हो गया। हम ये समझते हैं कि अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये 4 या 5 पे न भी जा सका तो 6 तक इंशाल्लाह ये आ जाएगा। लेकिन 8% में भी बहुत रिलीफ है। आप ये देखें कि 7% का रिलीफ डायरेक्ट और 2-2.5% अबव का जो होती है बैंकों की फीस वगैरह उसको मिला के, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा रिलीफ है और ये एक अट्रैक्शन होगी इन्वेस्टर के लिए कि वो पैसा बड़ो करे और इसको इंडस्ट्री के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इसको आगे बढ़े। और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में लाइफ स्टॉक और डेयरी के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। कर्ज के हवाले से आप देखिए कि हम बहुत सारी चीजें जाया कर जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई 150-200 मिलियन रुपये से इस फील्ड के अंदर आना चाहे तो बहुत अच्छा ऑटोमेटिक प्लान जो है कि बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है पंचिंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर भी लोगों को आना चाहिए। लाइफ स्टॉक के हवाले से पाकिस्तान में ट्रिमेंडस पोटेंशियल मौजूद है, स्पेशली पंजाब के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है, उसके बाद सिंध में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसके अंदर लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें आपका जो रिटर्न है, जो ROI बनता है, आप ये बताइएगा, जो कोरोना वायरस का पैदा करदा माशी बहरान है वो 3 शोबों को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। इस वक्त लो रिस्क इंडस्ट्रीज ओपन है, बड़ी और दरमियानी सनतें क्लोज्ड हैं, होलसेल और जो रिटेलर कारोबार है वो भी आपके सामने है, ट्रांसपोर्ट फिलहाल बंद है। ये सारे जो शोबे हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सके उन लोगों के लिए जो लो रेट पे आते हैं? देखिए, इसमें ये है कि जो इसके हवाले से देखिए कि छोटे बिजनेसेस है, हमें इस चीज का गवर्नमेंट को बिल्कुल एहसास है कि बहुत सारे बिजनेसेस, हमें ये खतरा है कि बहुत सारे बिजनेसेस कहीं बिल्कुल वाइप आउट है, जिसमें स्पेशली जो हमारा एक छोटा बिजनेसमैन था, स्मॉल इंटरप्राइजेस चल रही थी, जिसके अंदर 10 से 15 लोग जॉब कर रहे थे। उनके यहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लॉन्ग रन 2 महीने का या 4 महीने का लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके, या यूटिलिटीज के हवाले से या रेंट के हवाले से उनके ऊपर जो दबाव आता है। बड़ी कंपनियां तो शायद सस्टेन कर जाती है ट्रिमेनियम, लेकिन हमने ये देखा है मैंने बड़े लेवल के इदारे भी इस पोजीशन में आ गए कि वो भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई रिलीफ दें। अदरवाइज हमारे लिए जिन लोगों के पास सैकड़ों की एम्प्लॉयमेंट मौजूद है कि हम भी इसके मुताबिक नहीं हो सकते। तो हमारा ये ख्याल है कि जो छोटे लोग हैं उनके लिए फर्दर शायद हमें कुछ देखना होगा कि उनको फर्दर कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है, उनके लिए फर्दर क्या चीजें की जा सकती हैं
कि जो छोटी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन अगर किसी के पास 10 to 15 लोग भी काम कर रहे थे, उनके साथ भी 100 से 150 आदमी, इसका मतलब है कि पीछे खाने वाला मौजूद होता है। हमारा अगर 8 से 10 एवरेज अगर आप कुंबे का ले लें एवरेज, तो उनके पीछे इतने लोग खाने वाले लोग होते हैं। तो हमें इनके हवाले से भी देखना, लेकिन ये सारी सूरतें आज ज्यादा क्लियर होगी हमारे लिए। जून हमारी मार्केटें खुलेंगी, हमारे ऑफिस खुलेंगे, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक आएंगे। इस वक्त बहुत सारे इदारे अप्रोच भी करते हैं, लेकिन आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बहुत ज्यादा मीटिंग भी नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकती, लिमिटेड लेवल पे इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन इन लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ कि फर्दर हम देखेंगे कि क्या, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे नेबरहुड में किसी भी जगह पे इतना रिलीफ नहीं दिया जा सकता जितना हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने किया है। एक आखिरी सवाल, आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात की है। सीमेंट और स्टील दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इससे मुंसलिक जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें कोई इंसेंटिव अभी तक नहीं मिला, कोई इरादा है? देखिए, जो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री हमारे पास, उनके लिए एक तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट हमारे ऐसे हैं कि जो एक्सपोर्ट में बड़ा मेजर रोल है। एक तो हम सीमेंट और स्टील ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा हम अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सीमेंट की हमारी एक्सपोर्ट एक अफ्रीका मार्केट के अंदर भी हमारे सीमेंट का एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन जाता है। लेकिन चूंकि इस लॉकडाउन की वजह से आपने देखा कि यहाँ सारे के सारे काम रुक गए। इस वक्त ईरान से ऑर्डर नहीं आ रहे, अफगानिस्तान से कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, और जो पहले लोगों को ऑर्डर मिल चुके थे उनका भी होल्ड तक आ गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इस पूरे रीजन के अंदर सारे अफेक्ट हुए। हमारा ये ख्याल है कि पहले हमारे यहाँ पे, चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि हमारे एक डैम का काम शुरू हो गया 2-3 दिन पहले, उसके मतलब जो बेसिक है थोड़ा सा टीका फुटर हो गया है। तो अब जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो सीमेंट और स्टील का काम चलना शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उनको जो रिलीफ का इश्यू था वो है विद होल्डिंग टैक्स, जो गवर्नमेंट ने उसको वेव ऑफ नहीं किया था। लेकिन ये चूंकि इंडस्ट्रीज बड़ी है, मेरा ख्याल है कि उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में खुद भी करूंगा, अगर उनकी कोई ऐसी तजवीज़ होगी तो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के सामने जरूर रखेंगे उनके हवाले से। ठीक, बहुत शुक्रिया। सरदार तनवीर इलियास साहब, चेयरमैन पंजाब एक्सपोर्ट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे। और हमारा बात जो कर रहे थे सरदार